राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 80 वर्ष की बूढ़े रामनाथ जी अपने बहू के दरवाजे पर दोनों हाथ जोड़े बहू से प्रार्थना कर रहे थे। बहू, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। रामनाथ जी की बहू प्रिया ने चिल्लाकर कहा, हट जाओ यहाँ से। मेरी सहेलियां देख लेंगी, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। रामनाथ जी गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, बहू, मुझे मेरे बेटे को बताना है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इतनी दुखद घटना को सुनकर भी प्रिया के दिल में कोई असर नहीं हुआ। वह चिल्लाकर कहती है, रामू काका, इधर आओ, गार्ड को बुला कर लाओ और इस बुड्ढे को दरवाजे से बाहर निकाल दो। दो हट्टे कट्टे नौजवान आकर रामनाथ जी का हाथ पकड़कर गेट के बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं कि 80 वर्ष के बूढ़े ससुर ऐसा क्या हुआ था कि अपनी बहू के दरवाजे पर सिर्फ एक बार अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। रामनाथ जी रामपुर नामक एक गांव में रहा करते थे। रामनाथ जी एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। रामनाथ जी के परिवार में उनकी बूढ़ी माँ और उनकी पत्नी सरोज जी रहती थी। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। सरोज जी गृहस्थी वाली औरत थी। वह कोई नौकरी नहीं करती थी। अपनी सास और घर का बड़े अच्छे से ध्यान रखती थी। रामनाथ जी अपने परिवार में काफी खुशहाल थे। शादी के 2 साल बाद रामनाथ जी और सरोज जी को एक बेटा हुआ। बेटे का बड़े प्यार से उन्होंने नाम रखा राजीव। राजीव अपने माता पिता और दादी के लाड प्यार में पलता रहा। राजीव को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। रामनाथ जी बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे। मान सम्मान था। जो भी पैसे आया करते थे घर गृहस्थी चलाने के लिए काफी थे। मिडिल क्लास का परिवार था। जब राजीव 5 साल का हुआ तो राजीव की दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रामनाथ जी अपनी माँ के जाने के बाद बहुत दुखी हुए, लेकिन उनकी उम्र हो गई थी दुनिया से जाने का, लोगों ने समझाया और रामनाथ जी ने अपने दिल को संभाला। समय गुजरता गया। राजीव धीरे धीरे बड़ा होता गया। राजीव अब स्कूल जाने लगा। उसकी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर वहां से थोड़ी दूर पर उसने 11वीं से पढ़ाई शुरू की। वहां भी उसने 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट किया, लेकिन अब उसके गांव में आसपास कॉलेज नहीं था। राजीव को शहर जाना था। राजीव ने कहा, पापा, मुझे किसी छोटे शहर में नहीं जाना, बड़े शहर में भेजो। रामनाथ जी ने अभी तक अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाकर इतना तो इकट्ठा कर लिए थे कि अपने बेटे को शहर कॉलेज पढ़ाने भेज दे। रामनाथ जी अपने बेटे की बात मानकर उसका शहर में एडमिशन करवा देते हैं और वहीं हॉस्टल में उसको रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं। राजीव को समय समय पर पैसा भेजा करते थे और सरोज जी अपने बेटे से मिलने के लिए हमेशा तड़पती रहती थी। इकलौता बेटा था, लेकिन राजीव फोन पर बात करता और कहता, माँ, अभी मेरी छुट्टी नहीं हो रही है, मैं मिलने आऊंगा। राजीव गर्मियों की छुट्टी में 1 महीने के लिए घर आया करता था और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी समय बिताकर फिर से अपने कॉलेज की पढ़ाई में चला जाता था। राजीव का वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी। 4 साल कंप्लीट होने वाला था। यह उसका लास्ट ईयर था। तभी उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की एक लड़की से। प्रिया कॉलेज में एडमिशन लेती है और राजीव से उसकी पहली मुलाकात होती है प्रिंसिपल की ऑफिस में। राजीव प्रिंसिपल से मिलकर ऑफिस से बाहर न जाने के लिए निकल रहा था और प्रिया हाथ में फाइल लिए हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में अंदर आ रही थी। प्रिया का बाल बिखरा हुआ था और वह नीचे की तरफ देख रही थी। शायद वह अपनी फाइल में कुछ देख रही थी, इसीलिए उसका ध्यान सामने से आते हुए राजीव पर नहीं पड़ा और वह राजीव से जाकर टकरा जाती है। प्रिया के हाथ की फाइल गिर जाती है। उसमें रखे हुए सारे पेपर फैल जाते हैं। गलती प्रिया की थी। फिर भी राजीव ने प्रिया से झुककर माफी मांगा और उसके सारे पेपर्स उठाकर उसके हाथों में दिया। प्रिया राजीव को देखती ही रह गई। राजीव देखने में भी बहुत सुंदर और हैंडसम लड़का था। क्लास में उसके बराबर की खूबसूरती किसी में नहीं थी। बहुत स्मार्ट दिखता था। पहले ही टकराव में प्रिया ने राजीव को दिल दे दिया। राजीव ने दोनों हाथ जोड़कर सॉरी बोला और वहां से चली गई। राजीव ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रिया उसे जाता हुआ देख रही थी। प्रिया अपना एडमिशन करवाई और कॉलेज में आने जाने लगी। प्रिया थी बहुत ही अमीर घर की लड़की। उसके पिता के उसी शहर में कई कंपनियां थी और शहर में सबसे बड़ी बंगले में रहा करती थी। कई गाड़ियां थी, महंगी महंगी कारें थी। प्रिया के पिताजी का बिजनेस विदेशों में भी फैला हुआ था।
प्रिया अपने पिता की इकलौती बेटी थी, बहुत ही घमंडी थी। पैसों पर तो घमंड था ही, लेकिन उसके अंदर और भी कई बुराइयां थी। वह अपने पिता के पैसों से बड़े-बड़े होटलों में जाती, कई सहेलियों को बुलाती। किसी सहेली की हिम्मत नहीं होती थी कि प्रिया के बारे में कुछ गलत बोल दे या कि उसकी कभी इंसल्ट कर दे। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ शराब पीती, नशा करती, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। वह किसी को अपने बराबरी का समझती नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से उसने राजीव को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देखा, तो उसके मन में एक ही प्लानिंग आया। बंदा स्मार्ट है, अच्छा दिखता है और यह मेरा गुलाम भी बन सकता है। मुझे ऐसे ही बंदे की जरूरत है जो कभी मुझे नजरें उठाकर ना देखे। क्योंकि आज तक प्रिया से जितने भी लड़कों के साथ मुलाकात हुई थी, वह सब उसके साथ अकड़ कर बातें किए और उसके घमंड को देखकर उससे दूर ही रहा करते थे। राजीव भी एक ऐसा लड़का था जिसने प्रिया को सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगा था। इतना स्मार्ट लड़का अगर उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगा है, तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। प्रिया ने ऐसा राजीव के बारे में सोचा। दूसरे दिन जब प्रिया कॉलेज आती है, तो उसकी नजरें राजीव को ही ढूंढती रही। जब राजीव बाहर निकला, तो प्रिया भी उसके पास गई और उससे कहने लगी, कल गलती मेरी थी, लेकिन आपने माफी मांगा। मेरा नाम प्रिया है। राजीव ने भी कहा, कोई बात नहीं, गलती चाहे आपकी हो या मेरी, लेकिन आपकी फाइल गिर गई थी, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी थी? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चोट तो लगी, लेकिन मेरे दिल पर। राजीव उसकी अब बातों से थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। राजीव ने मुस्कुरा दिया। राजीव और प्रिया के बाद बीच में मुलाकातें शुरू हो गई। राजीव को भी नहीं पता था कि यह शहर की बहुत अमीर घर की लड़की है। लेकिन जब 10-15 दिन मुलाकात के बाद राजीव को उसके दोस्तों ने बताया, यार क्या हाथ मारा है, कितने अमीर घर की लड़की है, अब तो तुझे किसी नौकरी या किसी काम की जरूरत ही नहीं है। इसी शहर में उसके पिता की कई कंपनी है, विदेशों में भी उसका व्यापार फैला हुआ है। उसके पिता की अपनी खुद की हेलीकॉप्टर है, वह विदेशों में अपने ही हेलीकॉप्टर से जाया करता है। राजीव को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। वह कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। राजीव ने प्रिया से उसी दिन बात किया। प्रिया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम इतने बड़े पैसे वाले की बेटी हो, तुमको मेरे बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। मैं एक मामूली सा मास्टर का लड़का हूँ। गांव में इज्जत और मान सम्मान के साथ रहा। यहाँ मैं पढ़ाई करने आया हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊंगा जो तुम चाहती हो। अभी मौका है, तुम मुझे भूल जाओ। प्रिया ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार, शरीफ और ऐसे ही लड़के की जरूरत है। दौलतमंद से शादी करके मैं क्या करूंगी? दौलत तो मेरे पास खुद भी है। प्रिया इस तरह से राजीव को अपने बस में करी कि राजीव भी उसी की बातों में आ गया। राजीव इस बार छुट्टियों में जब अपने पिता माता से मिलने जाता है, तो अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, मैंने एक लड़की को पसंद किया है, वह बहुत अमीर है। माँ जब सारी जानकारी लेती है तो कहती है, बेटा इतनी बड़े अमीर घर की बेटी हमारे इस घर में रहेगी। राजीव समझाता है, माँ प्रिया भले ही अमीर घर की बेटी है, लेकिन वह बहुत संस्कारी है। उसे किसी अमीर लड़के की नहीं, किसी गरीब घर के संस्कारी लड़के से शादी करना है। वह बहुत अच्छी है माँ। राजीव को प्रिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। जब भी प्रिया राजीव से मिलती थी, संस्कारी और सीधी सादी भोले भाली होने का नाटक करती थी। अपनी सहेलियों को भी मना करके रखा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राजीव के सामने सच्चाई बता दे। इसीलिए राजीव को वही दिखा जो प्रिया ने दिखाया। राजीव और प्रिया की शादी हो जाती है। उसके माता पिता भी उसकी पसंद को स्वीकार कर लेते हैं। जब प्रिया पहली बार राजीव के घर में आती है, तो उसका छोटा सा सीधा साधा घर, जैसे कि किसी एक मास्टर का गांव में घर होना चाहिए, वैसा ही था। अब वह एक इतने बड़े कंपनी करोड़पति की बेटी थी।
उतना बड़ा बंगला तो नहीं था, लेकिन उस घर में भरपूर प्यार था। सरोज जी उसे अपनी बेटी की तरह समझती, लेकिन प्रिया ने कभी अपनी सास को सास नहीं समझा। वह उन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहती थी। ज्यादा समय वह अपने कमरे में ही रहा करती थी। प्रिया ने कभी किचन में झांक कर नहीं देखा कि किचन में खाना कैसे बनता है। राजीव को भी पता था कि प्रिया बड़े घर की है, इतना जल्दी किचन के कामों में नहीं करेगी। प्रिया भी मुस्कुरा कर कहती, राजीव चिंता मत करो, मैं भी एक दिन सीख जाऊंगी तुम्हारी मम्मी जी से, अपनी सासू जी से। यह तो सिर्फ एक प्रिया का दिखावा था। जब राजीव नहीं होता था, तो प्रिया अपने सास के साथ बहुत अलग ही व्यवहार करती। हमेशा उनसे कहती रहती कि आप लोग कितने गवारों जैसे रहते हो, अनपढ़ हो। इस घर में कैसे लोग रहते हैं? यह घर रहने के लायक भी है? यह सुनकर सरोज जी को बहुत बुरा लगता। रामनाथ जी के कानों तक भी अब बात पहुंचने लगी थी, लेकिन वह दोनों चुप रहते। बेटे की पसंद थी, अमीर घर की लड़की। जैसा राजीव ने बताया था, वैसा कोई रंग ढंग प्रिया में नहीं दिख रहा था। माता पिता दोनों को यह देख सुनकर बहुत बुरा लगता, लेकिन वह लोग राजीव को दुखी नहीं करना चाहते थे। प्रिया ने सोचा कैसे करूं कि राजीव और उसके माता पिता के बीच में तनाव पैदा हो जाए। इसीलिए उसने राजीव के सामने कभी सरोज जी के बने हुए खाने पर नुक्स निकालती। देखो ना राजीव, तुम्हारी मम्मी जी खाने में कितना ऑयली डालती हैं। इन्हें तो खाना बनाना नहीं आता। अगर इतना तेल मसाला डालेगी तो तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हारा सेहत खराब होगा। और मैं भी इतना नहीं खाती राजीव, मैं बहुत सीधे साधे भोजन करती हूँ। कभी तो कहती कि मम्मी जी ने सब्जियों में कुछ डाला ही नहीं है, जरा सा भी स्वाद नहीं है। कभी राजीव के धुले हुए कपड़ों में नुक्स निकालती, कभी राजीव की फाइलें इधर उधर कर देती और फिर कहती, देखो ना राजीव, तुम्हारी मम्मी जी झाड़ू मारते हुए, सफाई करते हुए घर के सारे सामान कैसे फैला देती हैं। तुम्हारे कमरे में कोई भी चीज सही तरीके से मिलती नहीं है। राजीव अब प्रिया की बातें सुन सुनकर उसे भी लगने लगा था कि सच में मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, देहाती है, गंवार हैं, कुछ नहीं जानते हैं। राजीव ने कहना भी शुरू कर दिया था, मम्मी प्लीज मेरे कमरे में झाड़ू मारने जाया करो, तो मेरे किसी भी सामान में हाथ मत लगाया करो। तुम ऐसे रख देती हो कि मुझे मिलता भी नहीं। सरोज जी कहती, बेटा हमेशा से तो मैं ही करती आई हूँ। मैं तुम्हारे सामान को जहां से उठाकर सफाई करती हूँ वही रख देती हूँ। लेकिन राजीव माँ की नहीं सुनता। धीरे धीरे राजीव प्रिया की बातों में आने लगा था और अपने माता पिता से दूर होने लगा। यह एहसास सरोज जी और रामनाथ जी को हो गया था कि मेरा बेटा अब अपनी पत्नी के चंगुल में फंस चुका है। प्रिया बड़े ही प्यार से एक दिन राजीव से कहती है, हमारी शादी को पूरे महीने हो गए राजीव, क्या पहली बार ही मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी? कितने दिन के बाद लेके जाओगे? राजीव ने कहा, मैं तुम्हारी तैयारी कर देता हूँ, तुम चली जाओ। प्रिया ने कहा, कैसी बातें करते हो? मैं पहली बार अपने मायके अकेले जाऊंगी, मेरी सहेलियों को क्या लगेगा? तुम मेरे साथ चलो, फिर हम दोनों जल्दी ही वापिस आ जाएंगे। सरोज जी और रामनाथ जी को क्या पता था कि बेटा हमारा अब यहाँ से जाएगा तो वापिस अब नहीं लौट कर आएगा। यह उन लोगों की आखिरी मुलाकात थी। प्रिया तैयार हो जाती है और राजीव भी साथ चल देता है, माता पिता को यही कहकर कि वह प्रिया को छोड़कर जल्दी ही वापिस आ जाएगा। लेकिन प्रिया राजीव को वहां बहला फुसला कर कहती है, यार कुछ दिन तो रुको, मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चले जाना मम्मी पापा के पास, वह लोग भी समझते हैं कि हमारी नई नई शादी है, कोई नाराज नहीं होगा। राजीव बात मान जाता है। फिर एक दिन प्रिया कहती है, या देखो ना पापा कितने मजबूर हैं, अकेले सारा कंपनी का काम संभालते हैं। पापा का सपना था कि कोई पढ़ा लिखा और अच्छा दामाद मिलेगा तो हमारी हेल्प करेगा। अब हमारा कोई भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं। राजीव को लगा कि प्रिया ठीक कह रही है, मुझे थोड़ा सा प्रिया के पापा की मदद करनी चाहिए। तो प्रिया ने अपने पापा से भी कह दिया, पापा राजीव को भी थोड़ा कुछ काम सिखाओ ना, राजीव भी मदद करेगा। राजीव उन लोगों की बातें मानकर और बिजनेस में मदद करने लगता है। राजीव काफी पढ़ा लिखा और समझदार था। बहुत ही जल्दी प्रिया के बिजनेस को संभालने में उसने काफी मदद किया।
धीरे धीरे राजीव को रहते हुए महीना गुजर गया। राजीव ने कहा, प्रिया अब मुझे जाना चाहिए। तुमने तो कहा था कि दोनों साथ ही लौट कर आएंगे। लेकिन प्रिया ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। राजीव का सिर दुख रहा था। वह रात को 8 बजे ही घर वापिस आ जाता है। वैसे तो वह हमेशा 11, साढ़े 11, 12, 10 बजे के बाद ही घर लौटता था। और इधर प्रिया रात को देर से शराब पीकर लौटती थी। नशे की हालत में वह अपने कमरे में सो जाया करती थी। जब राजीव चाहता तो वह कह देती कि मुझे सोने दो, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। राजीव प्रिया की बात मानकर दूसरे कमरे में चला जाता। उसे पता नहीं चलता था कि प्रिया देर रात तक पार्टी करके शराब के नशे में घर आती है। वह उस दिन जल्दी आ गया तो प्रिया झूमती झामती शराब के नशे में आई। उसे उसकी 2 सहेलियों ने पकड़कर घर के अंदर किया। प्रिया ने नशे की हालत में उन्हें बाय किया और जैसे ही कमरे में प्रवेश की तो उसने देखा कि राजीव बैठा था। प्रिया ने पूछा, तुम कब आए? राजीव ने कहा, अगर मैं आज जल्दी नहीं आता तो तुम्हारी यह हालत कैसे देख पाता। प्रिया यह सब क्या है? तुमने शराब पीना कब से शुरू कर दिया? प्रिया ने नशे की हालत में कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने कब से शुरू किया। तुमको क्या लगता है कि मैं आज पहली बार पीकर आई हूँ? यह तो मैं हमेशा ही पीती हूँ। हम बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं। हाई फाई सोसाइटी के लोग हमेशा यही करते हैं। राजीव ने सोचा कि आज प्रिया से बात करना ठीक नहीं है और उसने उसे जाने दिया। प्रिया अपने कमरे में सो गई। सुबह राजीव ने प्रिया से बात किया। प्रिया, तुमने तो कभी नहीं बताया था कि तुम शराब भी पीती हो। तुम होटलों में जाकर पार्टियां करती हो। तुमने तो शादी से पहले मुझे कुछ और ही अपना रूप दिखाया था। प्रिया ने कहा, कैसी बातें करते हो? हम सब अमीर लोग हैं। यह पार्टी करना तो हमारा शौक है और फिर हमें किस बात की कमी है? तुम भी एंजॉय करो ना। क्यों मेरे शौक को में बाधा डाल रहे हो? प्रिया ने राजीव को ऐसे उल्टे सीधे सिखाया। राजीव उसके साथ अब कर भी क्या सकता था? उसी के घर में था और एक अमीर बाप की बेटी थी। राजीव ने उसे खूब समझाने की कोशिश किया, लेकिन प्रिया को अब कोई उसकी बातों का असर ही नहीं पड़ता था। वह अपना जैसे पहले रहती थी, वैसे ही अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसने राजीव को भी अपने रंग ढंग में डालने की कोशिश की। एक दिन उसके मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने राजीव को पीने के लिए दबाव डाला। पार्टी है राजीव, अगर तुम थोड़ा भी नहीं पियोगे तो मम्मी पापा को बुरा लगेगा। देखो, अमीर खानदान के दामाद हो, अमीरों के घर ये चलता रहता है। राजीव प्रिया के दबाव में आकर थोड़ा सा पी लिया। फिर उस दिन से प्रिया का हाथ बैठ गया। राजीव को किसी भी छोटी मोटी पार्टी में पिलाने लगी थी। धीरे धीरे राजीव को भी शान शौक लगने लगा था। राजीव को महंगे कपड़े, कार से चलना, नौकर चाकर की धीरे धीरे आदत सी पड़ने लगी। वह प्रिया के जाल में फंसता गया और इधर राजीव के माता पिता अपने बेटे के लिए तड़पते रहे। सरोज जी ने कई बार कॉल किया तो कभी राजीव पार्टियों में होता, म्यूजिक की आवाज आ रही होती, तो कभी राजीव ऑफिस में होता तो यही कहता कि बाद में बात करता हूँ मम्मी। लेकिन जब वह घर में होता तो प्रिया साथ होती और जब भी राजीव का फोन आता उसके मम्मी पापा से बात ना हो पाए ऐसे माहौल पैदा कर देती थी प्रिया, जिसकी वजह से राजीव अपने माता पिता से अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। कई बार रामनाथ जी और सरोज जी राजीव से बात करने की कोशिश किए, लेकिन बात नहीं हो पाई। सरोज जी को अपने बेटे की बहुत याद आती। उन्होंने तो सोचा था कि बेटे का 4 साल का कॉलेज पूरा हो जाएगा, फिर हम सब पूरा परिवार साथ में रहेंगे। ऐसा दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। राजीव को अब प्रिया के घर में रहते पूरे साल गुजर चुका था। राजीव अब अपने मम्मी पापा को कम याद करता था, लेकिन सरोज जी की यादें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सरोज जी की धीरे धीरे तबीयत भी खराब रहने लगी। वह हमेशा रामनाथ जी से कहती कि ना जाने मेरा राजीव कब आएगा। बात भी नहीं हो पा रही। कॉलेज में था तो राजीव से बात भी होती थी। यहाँ तो पूरा साल गुजर गया, राजीव से अच्छे से बात नहीं हुई। सरोज जी की दवाइयां चलती रही, खांसी आती रही, सीने में दर्द होता रहा, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। एक दिन सरोज जी को रात के अचानक से ज्यादा तबीयत खराब हुई
और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रामनाथ जी सारी रात अपने बेटे को फोन करते रहे। राजीव सो गया था। प्रिया ने देखा एक बार उठकर कि उसके पिता का कॉल आ रहा है, तो प्रिया ने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। जब भी रामनाथ जी फोन करते तो बिजी आता। काफी परेशान हुए रामनाथ जी। वह अपने बेटे को खबर देना चाहते थे कि बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन राजीव से बात नहीं हो पाई। सुबह पड़ोसियों और रिश्तेदारों से घर भर गया, लेकिन एक के बिना घर सूना था। जिसको देखो यही पूछे जा रहा था, बेटा नहीं आया, बेटे को खबर नहीं दिया। रामनाथ जी किसको बताते, सारी रात बेटे को ही तो फोन कर रहे थे, नंबर बिजी आ रहा है। सुबह पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मिलकर राजीव की मां का अंतिम दाह संस्कार करवा दिया। राजीव के पिता रामनाथ जी अपने बेटे का इंतजार करते रहे। 13 दिन भी गुजर गया, लेकिन राजीव को यह खबर नहीं मिली कि उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। रामनाथ जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। बेटा जो सिर्फ कुछ दिनों को कहकर पत्नी को लेकर गया था, 2 साल गुजर गया, लौटकर नहीं आया। वह बेटे से मिलने के लिए तड़प उठते हैं और दूसरे ही दिन शहर की तरफ चल पड़ते हैं। शहर में जब वह बहू के हवेली के पास पहुंचे, जहां बहू का बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना था, बंगले के बाहर कई नौकर चाकर गार्ड सब थे। गेट के पास ही वे कहने लगते हैं कि यहाँ मेरा बेटा राजीव रहता है। उनकी ऐसी हालात देखकर उन लोगों को यकीन नहीं होता कि इस फटीचर का बेटा राजीव होगा, इतने बड़े हवेली का दामाद। वह लोग उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तभी कार से उतरती है उनकी बहू प्रिया। प्रिया को देखकर वह आगे बढ़ जाते हैं। बहू, मैं तुम्हारा ससुर, मुझे पहचान रही हो ना बहू? बहू, मैं राजीव से मिलने आया हूँ। प्रिया ने देखा कि कार में उसकी सहेलियां भी बैठी थी। आसपास उसके यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर थे। उसने सीधे पहचानने से ससुर को इनकार कर दिया। यह बुढ़ा टीचर पागल हो गया है क्या, जो मुझे अपनी बहू बुला रहा है? इसे यहाँ से भगाओ। रामनाथ जी दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बहू से कहते हैं, बहू ऐसा मत करो, एक बार राजीव से मिलवा दे। राजीव की माँ इस दुनिया में नहीं रही, राजीव को यह खबर देनी है। लेकिन प्रिया के दिल में कोई असर नहीं हुआ। वह अपने नौकर से बुलाकर कहती है, गार्ड को बुलाओ और इसे यहाँ से दूर फेंकवा दो। बॉडीगार्ड आकर रामनाथ जी को वहां से खींचकर ले जाकर दूर फेंक देते हैं। रामनाथ जी वहीं रोते हुए काफी समय तक बैठे रहते हैं। शाम को अंधेरा होने लगा था। अभी सुबह से अनाज का एक दाना ना पानी उनके मुंह पर गया था। रामनाथ जी वहां से उठकर चल देते हैं। चलते चलते एक बहुत बड़ा होटल दिखाई देता है। होटल के पास जाते हैं। वह होटल से थोड़े पैसे निकालकर नाश्ता करते हैं और उसी होटल के बाहर रामनाथ जी रात गुजार देते हैं। दूसरे दिन पीछे रामनाथ जी उसी बंगले के पास आकर बाहर बैठते हैं कि शायद उनका बेटा बाहर निकले और मुलाकात हो जाए। लेकिन वहां के गार्ड उन्हें भगाते रहते हैं। वह वहां पर कई दिन इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका बेटा राजीव उन्हें नहीं मिलता। और राजीव मिले भी कैसे? राजीव तो बिजनेस के काम से विदेश गया हुआ था। उसके ससुर जी ने अपने ही बिजनेस के कामों से बाहर भेजा था। कई दिनों के इंतजार करने के बाद अब रामनाथ जी के पैसे भी खर्च हो चुके थे। अब उनके जेब में कुछ नहीं था। वह अपने बेटे से मिलने के लिए अब शहर में पैसे के बिना कैसे रहते। एक दिन वह होटल में जाते हैं। होटल के मालिक से हाथ जोड़कर कहते हैं, मालिक, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं गांव से आया हूँ। वह अपनी सारी कहानी बताते हैं। यह सुनकर होटल के मालिक को दया आ जाती है। वह उन्हें कह देते हैं कि भैया, ज्यादा काम तो नहीं, लेकिन आपको जूठे बर्तनों को उठाकर धोना पड़ेगा, टेबल साफ करना पड़ेगा। अगर यह काम आप कर सकते हो तो रहो, बाकी काम के लिए मेरे पास काफी स्टाफ है। प्रिया ने एक दिन होटल में पार्टी रखी थी। वह अपनी सहेलियों के साथ होटल में पार्टी करने बैठी थी कि उसने देखा कि उस टेबल पर थोड़ा सा पानी गिर गया था। प्रिया ने जोर से वेटर को चिल्लाया, अबे वेटर, दिखाई नहीं देता क्या? टेबल गंदी है, जल्दी से इसे साफ कर। लेकिन वह वेटर बर्तनों को धोने में लगा रहा। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। प्रिया उठकर वेटर के पास गई और उसके गमछे को पकड़कर उसका सर ऊपर किया।
तो वह देखकर आश्चर्य में रह गई। वह कोई और नहीं, उसका बुरा ससुर रामनाथ जी थे। वह चुपचाप सन्नसी रह गई और कहने लगी, उस टेबल को साफ करो। उसकी आवाज में थरथराहट थी। वह डर गई थी कि कहीं इस होटल में मेरी इतनी सहेलियों के सामने यह कहने ना लगे कि यह मेरी बहू है, मैं इनका ससुर हूँ। नहीं तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन रामनाथ जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रिया जब लौट कर आई तो उसकी गले की आवाज बदली हुई थी। वह थोड़ी शांत सी लग रही थी। उसकी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ? उस वेटर को देखकर तेरे हाथ पैर ढीले क्यों पड़ गए प्रिया? सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग एंजॉय करो, ऐसी फालतू की बातें क्या कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को तो पता है कि प्रिया किसी से डरने वाली नहीं है। मैं तुम लोगों की बॉस हूँ। उन लोगों को तो प्रिया के पैसे खाने में मजा आता था। प्रिया घर पर भी उसी बारे में सोचती रह गई कि कहीं वह बुढ़ा इसी शहर में रहकर मेरी बदनामी ना कर दे। लेकिन कुछ दिन ऐसा हुआ कि प्रिया उस सब बात को भूल गई और रामनाथ जी ने प्रिया के बारे में किसी से कुछ कहा भी नहीं। प्रिया एक दिन अपने कमरे में अपना फोन चला रही थी कि किसी का फोन आता है। वह कोई अनजान नंबर था। वह अनजान नंबर प्रिया की दुनिया उजाड़ देने वाला था। प्रिया ने जैसे ही फोन उठाया तो किसी ने बताया कि अभी कंपनी से बाहर मालिक और मालकिन दोनों निकले थे कि एक ट्रक के सामने उनकी कार आ गई और उसी दुर्घटना स्थल पर ही प्रिया के मम्मी पापा की मौत हो गई है। प्रिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी तो मानो दुनिया उजड़ गई। प्रिया ने पूछा, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उन्हें बताया गया कि उसके मम्मी पापा को अभी अभी हॉस्पिटल ले गए हैं। शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में प्रिया के मम्मी पापा को ले गए थे। उसके कंपनी के कई अधिकारी लोग भी थे। जब प्रिया वहां पर पहुंची तो उसके मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। प्रिया से अंतिम मुलाकात भी नहीं हुई। उन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। प्रिया अपने माता पिता के अंतिम दाह संस्कार के बाद घर से निकलना ही बंद कर दी थी। अपने कमरे में बंद रहती, काफी दुखी रहती। उसने अपने पति को भी फोन लगाया। राजीव ने प्रिया को शांत रहने को कहा और बोला कि मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। तुम अपनी सहेलियों को किसी को अपने साथ में रख लो। प्रिया ने अपनी कई सहेलियों को फोन किया। कोई सहेली तो कह देती कि मैं अपने पति के साथ बाहर आई हूँ, तो कोई कहती कि मैं पिकनिक में आई हूँ, कोई कहती मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सभी सहेलियों ने उसके साथ बात करने से इग्नोर किया। अब प्रिया अपने कमरे में अकेली रहती। कई बार वह राजीव को कॉल करी। राजीव उसका कॉल इतना नहीं उठा पाता क्योंकि वह कंपनी के काम से बाहर गया था। वह इंडिया में नहीं था कि जब चाहे ऑफिस में अपना कॉल उठा ले। वहां पर फोन पर बात करना अलाउ नहीं था। जब छुट्टी होती तो राजीव देखता कि प्रिया का कितना बार मिस कॉल आया है। राजीव फोन लगाकर कहता कि प्रिया, अगर मैं चला आया तो यहाँ का मेरा 2 साल का मेहनत सब बर्बाद चला जाएगा। तुम थोड़ा खुद को संभालो, जल्दी ही मैं वापिस आने वाला हूँ। प्रिया रातों दिन कमरे में रोती रही। यहाँ जो प्रिया के कंपनी में काम कर रहे मैनेजर थे, कई कर्मचारियों ने मिलकर धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। मालिक के बिना कंपनी बर्बाद होने लगी। सब लोग मनमानी खर्च करने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि कंपनी के सारा पैसा डूबने लगा और कंपनी कर्ज पर आ गई। मैनेजर को कर्ज चुकाने पर काफी तकलीफ होने लगी, तो मैनेजर ने कई बार प्रिया से संपर्क करने की कोशिश की क्योंकि अब उस कंपनी की आखिरी मालकिन प्रिया ही थी। लेकिन प्रिया किसी से बात भी नहीं करती। फोन बजता रहता तो उसके घर में रह रहे नौकर चाकर उठा लेते। प्रिया कमरे से जवाब देती, मुझे किसी से बात नहीं करना है। प्रिया ने एक दिन अपने कमरे में बैठे हुए पेपर मंगवाया। आज थोड़ा वह मन हल्का करना चाहती थी। उसने जब पेपर को देखा तो उसमें लिखा था, प्रिया इंडस्ट्रीज की नीलामी में मात्र 10 दिन बचे हैं। प्रिया के होश उड़ गए कि मेरी कंपनी की नीलामी और मुझे पता भी नहीं चला। प्रिया ने तुरंत पेपर उठाया और अपनी कंपनी में पहुंच गई। वहां पर मैनेजर के पास उसने पेपर पटका और उसके गाल में एक थप्पड़ लगा दिया। मैनेजर उठकर बोला, तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है क्या प्रिया? हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? प्रिया ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी को नीलाम करने की? मैनेजर ने बताया, मुझे कोई शौक नहीं है कंपनी को नीलाम करने का। तुम्हारी कंपनी अब कर्जे में डूब चुकी है। इसे नीलाम करके भी कर्ज नहीं भरा जा सकता है।
तुम्हारा बंगला भी नीलाम हो जाएगा। मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर प्रिया ने दोबारा थप्पड़ मारना चाहा, तो मैनेजर ने पकड़कर उसका हाथ मोड़ दिया और कहने लगा, मैडम, अपनी साहिबी अपने पास रखो। मैंने कई बार तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तुमने बात नहीं किया। अब तुम अपनी कंपनी संभालो और अपना काम। प्रिया का वह मैनेजर छोड़कर चला गया। प्रिया के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इधर रामनाथ जी होटल में काम कर रहे थे। एक दिन उनके ही गांव का एक व्यक्ति उसी होटल में आया हुआ था। रामनाथ जी को देखकर पहचान लिया और कहने लगा कि आप यहाँ हैं। आपको गांव वालों ने कितना ढूंढा। आपके जमीन और कुछ और पड़ोसियों की जमीन से लेकर नहर निकलने वाली है। आपको सरकार मुआवजा देने वाली है। आप जल्दी से जल्दी गांव जाकर सरपंच से संपर्क करें। यह सुनकर रामनाथ जी अपने गांव आ जाते हैं। रामनाथ जी को अपनी जमीन का मुआवजा 3 करोड़ रुपए मिलता है। उसी पैसों से रामनाथ जी सिटी में जमीन खरीद लेते हैं और अपना आलीशान मकान बनवा लेते हैं। अब रामनाथ जी के पास भी पैसों की कमी नहीं रहती। रामनाथ जी अपना एक प्राइवेट स्कूल भी तैयार करते हैं, जिसमें वह बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। फिर से रामनाथ जी इज्जत की जिंदगी जीने लगते हैं। इधर 10 दिनों के बाद प्रिया की कंपनी भी नीलाम हो जाती है। अब प्रिया के हाथ में कुछ नहीं था। कंपनी नीलाम होने के बाद भी उसमें जो चापलूस लोग रहते हैं, उन्होंने सब कुछ किया था। प्रिया से कहते हैं कि अभी भी कर्ज देना बाकी है। अगर यह कर्ज नहीं दिया गया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तुम्हारी कोठी भी नीलाम करना पड़ेगा प्रिया बेटी। प्रिया क्या करती, उसके समझ में तो कुछ आता नहीं था। उसने कभी अपनी कंपनी या अपने पिता के कारोबार की तरफ झांक कर भी नहीं देखा था। इसीलिए सबने प्लान बनाकर प्रिया के कोठी को भी नीलाम करवा देते हैं। प्रिया के हाथ में कुछ नहीं रहता। प्रिया को 10 दिनों के बाद उस कोठी को खाली करना था। अब प्रिया इतने बड़े आलीशान बंगले से आकर एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी थी। प्रिया को तो कुछ काम करने की भी आदत नहीं थी। उसे शादी के बाद से राजीव के साथ किए गए धोखेधड़ी के हर एक पल याद आ रहे थे। वह सिर्फ अपने ही घर में रोए जा रही थी। राजीव लौट कर आया तो प्रिया उसे नहीं मिली। सब कुछ खत्म हो चुका था। वह अपने गांव गया तो गांव में पता चला कि उसके पिताजी ने अब दूसरा मकान बना लिया है। वह अपने पिताजी के पास गया तो उसके पिताजी उसे पाकर बहुत रोए और कहने लगे कि बेटा, मेरे साथ क्या क्या गुजरी है। उन्होंने उसकी माँ के मरने से लेकर शहर जाने और उसे माँ के मरने की खबर देने होटल में काम करने की सारी बात बताते हैं। यह सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आता है कि किस तरह प्रिया ने धोखा दिया। राजीव कहता है, मैं प्रिया को नहीं ढूंढने जाऊंगा पापा, उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। राजीव अपने पिताजी के साथ रहने लगता है। कुछ महीने गुजरे थे कि एक दिन प्रिया राजीव के घर आती है। राजीव और उसके पापा बैठकर खाना ही खा रहे थे। प्रिया घर के अंदर आने लगी तो राजीव ने कहा, प्रिया खबरदार, अगर चौखट के अंदर पैर रखा तो यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुमने मेरे पापा को किस तरह से अपने दरवाजे से भगाया था। मेरी माँ मर गई, लेकिन तुमने मुझे एक बार फोन करके इस बात की खबर नहीं दी। जब तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तब तुमने कितनी बार मुझे फोन कॉल करके बताया था। प्रिया, तुमने मुझे शुरुआती से ही धोखा दिया। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्रिया रोती रही, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, राजीव मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को सताया, तुमको तुम्हारे माता पिता से अलग किया। लेकिन अब मैं अकेली हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ लूट चुका है। मेरी कोई सहेलियां मेरा फोन नहीं उठाती हैं। कहीं रास्ते में मिल भी जाती हैं तो मुझसे दूरी बनाकर चली जाती हैं। राजीव ने कहा, प्रिया, तुमने जो किया है उसकी सजा ही तुम्हें मिल रही है। अब तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मैं अपने घर में रखूं। प्रिया रोते हुए वहां से वापस चली जाती है और राजीव अपने पिता की सेवा करने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।